आई एम शैल और हमने जो मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर कंप्लीट जहाँ तक कंप्लीट किया था उससे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सीधे। अभी हमने सब इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सारे मिनरल एलिमेंट्स के फंक्शन देखे थे, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है ये समझा था। अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन का ही गुणगान करेगा, ठीक है। कुल मिलाकर के हमें पूरा नाइट्रोजन से ही रिलेटेड इसमें पढ़ना है। अब वहाँ पर हमने ये भी देख लिया था कि जो मिनरल न्यूट्रिशन है, यदि हम उनका एब्जॉर्प्शन देखते हैं तो रूट इनका एब्जॉर्प्शन करेगी, तो कुछ एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं तो कुछ पेसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, हमने ये सब देख लिया था। ट्रांसलोकेशन जो होता है वो मतलब जब रूट इन मिनरल एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करके जाइलम एलिमेंट में डाल देती है, उसके बाद ये ट्रांसपिरेशन पुल से ही ऊपर खींचते हुए चले जाते हैं। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे इसमें देखते हैं क्या लिखती है एनसीईआरटी। That is, mineral salt are translocated through xylem along with the ascending stream of water. ठीक है, यही चीज ट्रांसपिरेशन पुल से ही ऊपर चले जाएंगे ये, which is pulled up through the plant by transpiration pull. Analysis of xylem sep show the presence of mineral salt in it. तो मतलब कुछ भी क्वेश्चन बनाए, जो मिनरल सॉल्ट का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो जाइलम के थ्रू होता है। इसको मतलब ये कंफर्म करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को भी यूज किया गया, और यूज ऑफ रेडियो आइसोटोप्स ऑफ मिनरल एलिमेंट ऑल्सो substantiate the view that they are transported through the xylem. मतलब हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज करके ये भी मतलब हमेशा हम जाइलम सेट को, जो जाइलम से एक्सुडेट्स निकलते थे या जाइलम सेट को एनालाइज करते थे, और बिल्कुल मतलब अल्ट्रा लेवल पे हमने इसके थ्रू भी क्लियर कर लिया है कि एक्चुअली मिनरल एलिमेंट का जो ट्रांसलोकेशन होता है वो जाइलम के थ्रू ही होता है, ठीक है। सॉइल जो होती है वहीं पर सारे मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट, सारे नहीं मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह जो देखा है वो तो एयर के थ्रू लिया जाएगा। तो सॉइल जो होती है एक रिजर्वायर का रोल करती है। रिजर्वायर यानी वहाँ पर सारे ये एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनसे रूट जो है इन सब एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करती है। अब मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बिकम अवेलेबल टू द रूट ड्यू टू द वीदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक। अब सॉइल में ये मिनरल एलिमेंट्स कहाँ से आए? हमारी बॉडी में भी बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन वो आते कहाँ से हैं? तो एक्चुअली जो रॉक होती है उसकी वीदरिंग होती है, दैट इज स्पीडोजेनेसिस, सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस हमने देखी है। तो रॉक जो है विदर होती है, टूटती है, और उसमें ये जो मिनरल प्रेजेंट थे वो इस तरीके से सॉइल में पहुंचते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट दैट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बिकम अवेलेबल टू द रूट ड्यू टू वीदरिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक। और ये वीदरिंग की प्रोसेस से जो सॉइल होती है उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स आते जाते हैं, वो सॉइल मिनरल एलिमेंट से रिच हो जाती है, ठीक है। सिंस दे आर, ये किससे बन रहे हैं? रॉक मिनरल से बन रहे हैं, इसलिए हम और प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट इस टॉपिक को कहते हैं, ठीक है। Then soil consists of a wide variety of substance. सॉइल केवल मतलब सॉइल को देखा जाए तो सॉइल में केवल मिनरल्स नहीं होते बल्कि यहाँ पर कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। इसके अलावा वाटर भी होती है, सॉइल में ऑक्सीजन भी होती है। तो कुल मिलाकर के सॉइल एक मैट्रिक्स, दैट इज एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कराती है प्लांट के लिए, ठीक है, जो प्लांट को स्टेबलाइज करती है, ओके। देन इसको अभी बाद में देखते हैं। अब हमने देखा था सिंस डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल मिनरल्स अफेक्ट द क्रॉप यील्ड देयर इज ऑफन अ नीड ऑफ सप्लाइंग देम थ्रू फर्टिलाइजर। अब देखो जैसे कहीं का रॉक जो है वो किसी पर्टिकुलर मिनरल्स से रिच है तो वहाँ वो मिनरल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ पर्टिकुलर मिनरल से वो डेफिसिट हो, या सॉइल जो है वहाँ पर हम बार बार खेती करते जा रहे हैं तो कुछ मिनरल एलिमेंट वहाँ से डिप्लीट हो जाएं, कम हो जाएं, तो उस केसेस में हम फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो भी, और बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र भी वो प्रोवाइड करा करके हम ये डिफिशिएंट मिनरल्स को फुलफिल कर देते हैं। मतलब जो एक हम अभी तक देख के आए हैं क्रिटिकल क्राइटेरिया, तो मतलब जो अमाउंट होना चाहिए उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं फर्टिलाइज़र के थ्रू। बोथ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर्म कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइज़र एंड आर अप्लाइड एज पर नीड। तो जो भी फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर
इसके अलावा कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, ये सभी कुछ प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो फर्टिलाइजर है वो सिर्फ मैक्रो एलिमेंट से बना होता है। फर्टिलाइजर के थ्रू हम मैक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट दोनों की ही डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सॉइल टेस्टिंग फॉर एनालिसिस ऑफ वेरियस माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। आज की डेट में सॉइल एनालिसिस, सॉइल रिपोर्ट कार्ड बनता है कि भाई आपकी सॉइल में क्या कम है तो आपको क्या डालना चाहिए। मतलब सॉइल रिपोर्ट की बेसिस पे कोई भी फार्मर जो होता है वो बहुत अच्छी अपने जो भी उसकी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उससे वो बहुत अच्छे से क्रॉप ले सकता है। ओके, अब यहाँ पर जस्ट मिनट। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं। औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायो मेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने इस तरीके से सॉइल टेस्टिंग को देखा कि सॉइल रिपोर्ट कार्ड जब बनता है तो उसके थ्रू हमें सब चीज़ें पता चल जाती हैं कि उसमें किस चीज़ की कमी है। ओके, और उसको हम फर्टिलाइज़र के थ्रू उस एलिमेंट की कमी को की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं और जिससे कि फार्मर जो है एक अच्छी सी क्रॉप ले सकता है। मतलब दैट इज सॉइल मोर प्रोडक्टिव हो जाएगी। अब इसके बाद जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से ही है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम कुछ टर्म यूज करते हैं, जिसमें एक है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है दैट इज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, उसका अमोनिया के रूप में या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के रूप में कन्वर्शन। मॉलिक्यूलर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया या नाइट्रोजन ऑक्साइड के रूप में कन्वर्शन। ठीक है, दूसरा टर्म हम यूज करते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन का मतलब होता है दैट इज ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है उससे अमोनिया का बनना। और तीसरा जो हम लेते हैं दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है दैट इज अमोनिया का नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्शन। ठीक है, और एक टर्म हम यूज करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। उसका मतलब होता है जो भी नाइट्रेट है ये सब उससे फिर से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का वापस से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का बन जाना। ठीक है, तो एनसीईआरटी में नाइट्रोजन फिक्सेशन के डेफिनेशन में सिर्फ अमोनिया की बात की, लेकिन बाद में वो जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज वगैरह है वो यही बताता है कि दैट इज नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी बनना, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी बनना जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, पहला मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का अमोनिया या नाइट्रोजन के ऑक्साइड में चेंज हो जाना नाइट्रोजन फिक्सेशन था। इसको हमें डिटेल में भी देखना है। अमोनिफिकेशन में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो रही है अमोनिया में। अमोनिफिकेशन, अमोनिया का बनना ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से। तो सिंपल एक ह्यूमन के केस में ही होता है कि जब किसी भी ह्यूमन की डेथ होती है तो उनके रिचुअल के अकॉर्डिंग उसका क्रिमेशन या अंतिम संस्कार किया जाता है। बाकी तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सॉइल में ही रहते हैं और उनकी बॉडी में जो भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, मतलब जो भी है प्रोटीन है, हार्मोन में जो भी नाइट्रोजन है, जो कुछ भी ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो चेंज उसमें अमोनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया दैट इज अमोनिफाइंग बैक्टीरिया जैसे प्रोटियस, वल्गैरिकस एंड बेसिलस वगैरह होते हैं, वो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये अमोनिया बन गई सॉइल में, तो अब फिर होगा नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया ने बनाई थी ये अमोनिया पहले किस में कन्वर्ट होती है, NO2 में, फिर उसके बाद ये NO3 में कन्वर्ट होती है। तो कौन कौन से कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया काम करते हैं हमने शुरू में भी पढ़ा था, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि नाइट्रिफिकेशन में ये अमोनिया का कन्वर्शन हो रहा है नाइट्रेट में। तो जो पहले NH3 को NO2 में कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, जो एनसीईआरटी के ही नाम है, उन्हीं को याद करिए, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। और फिर जब ये NO2 बन जाएगा तो नाइट्रोबैक्टर जो होता है वो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन में जैसे स्यूडोमोनास, डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरिया वगैरह हैं,
वो ये सब अमोनिया नाइट्रेट इनसे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को रिलीज करती है। तो ये टर्म्स हम देखते हैं। ओके, अब एनसीईआरटी, अब ये एनसीईआरटी की ही इमेज है। अभी हमने सब सारे टर्म्स मालूम है, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है 79%, ठीक है, जिसको ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो एक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, यदि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फिक्सेशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जा रही है तो वो कन्वर्ट होगी अमोनिया के रूप में। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हम केमिकल फर्टिलाइजर के केस में देखते हैं, वो ये काम करवाते हैं, ठीक है, कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको NH3 में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन N2 फिक्सेशन जो होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो लाइटनिंग होती है, उसके थ्रू जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो उसको NO3 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये चीज़ याद रखो। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो अमोनिया ही बनेगा बायोलॉजिकल के केस में। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो N2 मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन जो होता है, लाइटनिंग जो बिजली चमकती है बारिश के समय, उससे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो NO3 के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये NH3 अमोनिफिकेशन के थ्रू, एक चीज और याद रखो, अमोनिफिकेशन के थ्रू भी नाइट्रोजन अमोनिया बना, एक बायोलॉजिकल फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के थ्रू अमोनिया बना, और अमोनिफिकेशन के थ्रू अमोनिया बना। उसको फिर किसने, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया आ गए, दैट इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया NO2 में, NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर दिया नाइट्रोबैक्टर ने, ठीक है, ये अब बन गया। अब इसको प्लांट वगैरह ने ले लिया, प्लांट बायोमास हुआ, हम प्लांट्स को खाएंगे तो वो एनिमल बायोमास में हो जाएगा। कुछ प्लांट डायरेक्टली डिके होंगे, उसका जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो उनका अमोनिफिकेशन होकर के अमोनिया बनेगा। कुछ अमोनिया जो होती है वो वोलेटाइल होती है, वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, बट ये सब चीज़ें सॉइल में हो रही है और सॉइल में बैक्टीरिया बहुत हैं, तो वो अमोनिया को नाइट्रेट, मतलब अमोनिया, ये जो अमोनिया बनी तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर उसको फिर से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ये बहुत अच्छे से समझ लो। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, केमिकल फर्टिलाइजर जो बना रहे हैं उन लोग कर रहे हैं। NH3 इलेक्ट्रिकल N2 फिक्सेशन से जो बनेगा दैट इज NO3। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस ने इसको NO2 में कन्वर्ट कर दिया, और फिर नाइट्रोबैक्टर ने इसको NO3 में कन्वर्ट कर दिया। NO3 ही मोस्टली, मतलब कुछ प्लांट, हम अभी सिर्फ इसी इमेज की बात करते हैं, जब वो लाइन आएगी तो वो डिस्कस करेंगे। तो NO3 को प्लांट रूट ने एब्जॉर्ब किया, प्लांट ने अपनी ग्रोथ की, उसको और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट किया, मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गई ये चीज़ें, और एनिमल बायोमास बन गया, प्लांट बायोमास बन गया। जब जो भी है, जब इन आइदर एनिमल की बॉडी डिके होगी या प्लांट की बॉडी डिके होगी तो उसमें जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है उससे अमोनिया का बनना होगा, जो प्रोसेस कहलाएगी नाइट्रिफिकेशन। तो हमने देखा इधर से अमोनिया बनी, इधर से अमोनिया बनी, कुछ अमोनिया वोलेटाइल है वो जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई, और मोस्टली अमोनिया जो है इस प्रोसेस में आ गई। तो ये इस तरीके से चलता रहता है। ओके, देन अब ये हमें बेसिक चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब नाइट्रोजन जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमने देखा था उसको, दैट इज अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल एंड मैनी ऑफ द विटामिन्स। प्लांट कॉम्पीट विथ माइक्रोब्स फॉर द लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन द सॉइल। तो हमने ये देखा कि इस तरीके से नाइट्रेट बन रहा है, तो वो सबकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि नाइट्रोजन से भाई इतनी सारी चीज़ें थी, हमने देखा था क्या, दैट इज़ ये सारी चीज़ें हैं, तो सभी को रिक्वायरमेंट है अमीनो एसिड्स की। तो माइक्रोब्स को भी चाहिए, मैक्रोब्स को भी चाहिए, यूनिसेलर को भी चाहिए, मल्टीसेलर को भी चाहिए, तो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करती है। Thus, nitrogen is a limiting nutrient for both natural and agriculture ecosystem. Okay. Then, nitrogen exists as two nitrogen atom joined by a very strong triple covalent bond N2. ठीक है, 3 वैलेंसी होती है, ये कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन्होंने इसको यहाँ सिर्फ अमोनिया के कन्वर्शन को लिखा है, लेकिन हमने इमेज में क्लियरली देखा कि नाइट्रेट का भी बनना या नाइट्रोजन के ऑक्साइड का भी, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं वो भी
नाइट्रोजन फिक्सेशन है, लेकिन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमें अमोनिया ही बनाना पड़ता है। देन इन नेचर लाइटनिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड इनफ एनर्जी, ठीक है, इतना बनाती है, इतनी एनर्जी होती है कि नाइट्रोजन जो है अमोनिया में रिड्यूस हो सकती है, या सॉरी नाइट्रोजन जो है दैट इज नाइट्रोजन के ऑक्साइड में लाइटनिंग और अल्ट्रावायलेट के थ्रू, ठीक है। इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशन आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इन प्रोसेस में भी इतना सफिशिएंट एनर्जी जनरेट होती है कि नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन टू डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्शन अमोनिफिकेशन है। सम ऑफ दिस अमोनिया वोलेटिलाइजेस एंड री एंटर द एटमॉस्फेयर, अमोनिया के रूप में ही चली गई, जबकि मोस्टली जो है ये अमोनिया जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगी NO2 में। यहाँ के बैक्टीरिया का नाम फिर से मैं बोल रही हूँ, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, और फिर ये जो नाइट्रेट बन गया वो फिर से ऑक्सीडाइज होगा और नाइट्रेट बना लेगा, जिसको आप सब प्लांट्स वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। तो नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप में हो गया। पहले अमोनिया नाइट्राइट NO2 में कन्वर्ट हुआ, देन NO2 फिर NO3 में कन्वर्ट हुआ, ओके। अमोनिया इज फर्स्ट ऑक्सीड, यही चीज को लिख रहा है, ठीक है। दिस स्टेप, तो ये नाइट्रिफिकेशन है। नाइट्रिफिकेशन कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। देन दीज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर, हाँ अब इनको क्या मजा आ रहा था, ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने में या नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में। हमने 3 बैक्टीरिया के नाम लिए, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। तो सिंपल ये कीमो ऑटोट्रॉफ है, जब ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो रिलीज होने वाली एनर्जी को वो एटीपी सिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ है, ओके। तो सिंपल है, वो एटीपी की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब ये फोटो ऑटोट्रॉफ तो है नहीं जो सनलाइट को ट्रैप करेंगे, ये इनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज करवा रहे हैं और ये एनर्जी को वो एटीपी सिंथेसिस में यूज कर रहे हैं, फिर जो वो अपने फूड कन्वर्शन में यूज करेंगे, ठीक है। Then the nitrate thus form is absorbed by plant and is transported to the leaves. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि नाइट्रेट जो है कहाँ पर भेज दिया गया, लीव्स में भेज दिया गया, और यहाँ पर लीव्स में से ये इन लीव्स इट इज रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया। कितनी तमाशे, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, नाइट्रेट को लीफ में भेजा, फिर उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर दैट फाइनली फॉर्म द अमीन ग्रुप ऑफ, फिर उसके बाद उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी जैसे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड है वो अमोनिया से रिएक्ट करेगा, देन ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल अमोनिया, देन नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रेट को रूट एब्जॉर्ब करके लीफ तक भेजी, लीफ में फिर वो अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, और अमोनिया से ये जो NH2 ग्रुप में है वो ट्रांसफर किया गया और एमिनो एसिड्स को बनाया गया। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। तो स्यूडोमोनास जो है उसका, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के डीनाइट्रिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अभी हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं। अब हमने देखा कि अधिकतर तो हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज के पास, कुछ माइक्रोब्स के पास ये कैपेसिटी है कि वो मॉलिक्यूलर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2, ठीक है। तो ये जो राइजोबियम वगैरह हम पढ़ेंगे, एजोटोबैक्टर पढ़ेंगे, उनमें एक कैपेसिटी है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, जो कि 79 नाइट्रोजन जो है बहुत अधिक मात्रा में एटमॉस्फेयर में है। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इस प्रोसेस में जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम, ठीक है। और ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो होता है, ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को, दैट इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इस तरीके से NH3 में कन्वर्ट करने में कैपेबल होता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कन्वर्शन को करते हैं उन्हें N2 फिक्सर कहा जाता है। अब जो N2 फिक्सर हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक।
तो फ्री लिविंग में हम एरोबिक देखते हैं, ठीक है, तो एरोबिक में हम एजेटोबैक्टर और बेजरिंकिया देखते हैं, और जबकि एनारोबिक में हम देखते हैं रोडोस्पिरिलम, और एक को और याद रखिए, ये रोडोस्पिरिलम फ्री लिविंग एनारोबिक है। इसके अलावा यहाँ पर क्लॉस्ट्रिडियम और याद रखिए, ठीक है। क्लॉस्ट्रिडियम बैक्टीरिया भी एनारोबिक बैक्टीरिया है जो एंटोफिक्सर के रूप में होता है। इसके अलावा कई जो होते हैं, कई साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी में कैपेसिटी है, हम हेट्रोसिस्ट वगैरह का पढ़ते हैं, तो एनाबिना, नॉस्टॉक जो हैं वो भी फ्री लिविंग एंटोफिक्सर हैं। ओके, अब यहाँ अभी हमने फ्री लिविंग की बात की। फ्री लिविंग में एनारोबिक में हमने देखा दैट इज रोडोस्पिरिलम एंड क्लॉस्ट्रिडियम, और एरोबिक में हमने देखा एजोटोबैक्टर एंड बेजरिंकिया। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया में हमने एनाबिना और नॉस्टॉक को देखा कि वो भी कैपेबल होती हैं एंटोफिक्सेशन के लिए। ओके, देन अब हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में देखते हैं। तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो हम फ्रैंकिया देखेंगे और एक राइजोबियम देखेंगे, ठीक है। तो फ्रैंकिया जो होता है वो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में, नॉन लेग्यूमिनस जैसे एलनेस के लिए याद रखिए इसकी फैमिली, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसकी फैमिली बेटुलेसी है, क्योंकि एक नाम दिया हुआ है। तो लेग्यूमिनेसी हम पढ़ते हैं कि सिम्बायोटिक राइजोबियम के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रूट नोड्यूल बनाती है। तो वैसे एलनेस की फैमिली भी याद रखिए, बेटुलेसी फैमिली है, ये भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, और यहाँ पे भी नॉन लेग्यूमिनस है, क्योंकि इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी नहीं है, ठीक है, और ये भी रूट नोड्यूल को फॉर्म करता है। एंजाइम सिस्टम सब में नाइट्रोजिनेस है, ठीक है। तो द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम इज द लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप। यदि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में देखते हैं तो ये जो राइजोबियम है ये बेसिलस बैक्टीरिया है, दैट इज रॉड शेप बैक्टीरिया, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और वो लेग्यूम प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। और लेग्यूम प्लांट की एग्जाम्पल में नाम दिया हुआ है अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन्स, क्लोवर बीन्स, ठीक है। तो ये तो खैर हमें वैसे भी याद रह जाते हैं क्योंकि ये हम लेग्यूमिनेसी फैमिली में कई बार हम इन सब चीज़ों को देख चुके हैं, ठीक है। अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल, गार्डन पी और बीन तो आपको मालूम है लेग्यूमिनेसी के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट इज एज नोड्यूल्स। तो जहाँ बैक्टीरिया रहते हैं, अब इसको हम अभी पूरा देखते हैं। इसमें एलनेस का हमने देख लिया, नॉन लेग्यूमिनस है, बेटुलेसी फैमिली का मेंबर है, ये भी रूट नोड्यूल फॉर्म करता है एलनेस प्लांट में, फैमिली बेटुलेसी। और ठीक है, बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, एलनेस में कौन सा बैक्टीरिया है, दैट इज फ्रैंकिया है। बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया आर फ्री लिविंग इन सॉइल, बट जब वो फ्री लिविंग स्टेट में रहेंगे तब नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो अपने होस्ट प्लांट जैसे फ्रैंकिया एलनेस के साथ आ गया और राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट के साथ आ गया, तभी उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी आती है। ओके, देन आप कभी भी यदि किसी भी एक मूंगफली के पौधे को देख लो या एक कोई भी पल्स दाल के पौधे को अपरूट करोगे, उखाड़ोगे, तो उसमें इस तरीके से रूट नोड्यूल्स दिखाई देंगे। और जब ठीक है, और ये रूट नोड्यूल्स हैं, और ये रूट नोड्यूल्स ये बताते हैं, ये कॉर्टिकल सेल्स का मल्टीप्लिकेशन है। रूट नोड्यूल्स किसके कारण बनते हैं कि रूट कॉर्टेक्स सेल जो हैं वो मल्टीप्लाई होकर के रूट नोड्यूल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसको मैं यदि ऐसा कट करती हूँ तो इसका सेंटर पोर्शन जो है वो रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हम इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। अब वही चीज़ बोल रहा है कि यदि आप इसको कट करोगे तो आपको रेड कलर दिखाई देगा, रेड पिंक कलर दिखाई देगा, वो रेड पिंक लेग हीमोग्लोबिन के कारण है। लेग हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के समान ही ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करने का, मतलब इसकी एफिनिटी हीमोग्लोबिन के कंपैरिजन से में ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, वैसे लेग हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है और ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। ओके, देन नोड्यूल फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर देखते हैं ये जैसे लेग्यूमिनस प्लांट की ये रूट हेयर है, ठीक है।
तो ये रूट हेयर है, तो यहाँ पर सेल वॉल भी रूट हेयर, एपिडर्मल सेल का आउटग्रोथ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ये रूट हेयर कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करेगा और जिसके कारण फिर यहाँ पर इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन स्टार्ट होगा। इसमें बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया है, वो सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा और सेल वॉल डाइजेस्ट होता है तो उसको एक एंट्री मिल जाती है और इसके कारण यहाँ पर एक कर्ल बन जाता है, ठीक है, रूट कर्ल बन जाता है। ये रूट कर्ल इस तरीके से एपिडर्मल जो रूट हेयर है इस तरीके से कर्लिंग शो करता है और यहाँ पर एक इन्फेक्शन थ्रेड बनता जाएगा और इन्फेक्शन थ्रेड से होते हुए ये राइजोबियम बैक्टीरिया कॉर्टिकल सेल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। कॉर्टिकल से अभी तक तो ये इंटरसेलुलर मूवमेंट शो कर रहे थे, कॉर्टिकल सेल में पहुंचने के बाद ये इसके अंदर एंट्री ले लेंगे और जब ये एंट्री ले लेंगे तो ये कॉर्टिकल सेल्स में डिवीजन होना शुरू हो जाएगा और बहुत सारी कॉर्टिकल सेल्स डिवाइड होकर के बन जाएंगी, जिसके कारण ये रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कॉर्टिकल सेल की एक इंडिविजुअल सेल देखेंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब प्रेजेंट होंगे, जो भी सेल ऑर्गेनेल एक यूकेरियोटिक सेल में होते हैं वो सब प्रेजेंट होंगे। अब ये यहाँ पर जैसे ये बैक्टीरिया है ये अंदर गया, यहाँ डिवाइड होकर के इसने बहुत अधिक नंबर में अपने नंबर को बहुत अधिक इंक्रीज कर लिया, बार बार वो बाइनरी फिशन करते हुए, और इसके बाद वो एक मेम्ब्रेन से सराउंड हो जाता है जिसको हम पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब ये पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन के बाहर ही यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन इकट्ठा हो जाता है। तो एक एनलार्ज व्यू देखते हैं तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया और बैक्टीरिया जब यहाँ पर आता है तो डिवीजन स्टार्ट करता है तो वो नॉन मोटाइल फॉर्म में आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोइड कहते हैं, बैक्टीरियोइड, ठीक है, बैक्टीरियोइड कहते हैं। और ये सारे मेम्ब्रेन के सारे जितने भी जो इकट्ठे थे बैक्टीरियाज जिन्हें हम बैक्टीरियोइड कह रहे हैं, नॉन मोटाइल हैं जो, उनके चारों ओर जो मेम्ब्रेन बन गई उसको हम पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन कह रहे हैं, ठीक है। इसके आसपास यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन है, ओके। अब ये लेग हीमोग्लोबिन इसके आसपास ऑक्सीजन को फटकने नहीं देगा, लेकिन यहाँ पूरा एनारोबिक बनाएगा ये कहना गलत है, क्योंकि आगे अभी हम देखेंगे कि N2 फिक्सेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा ATP की रिक्वायरमेंट होती है और इस सेल को ATP भी बनाना है। तो ATP कौन बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया को ATP बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो लेग हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ये इसके चारों ओर रहेगा और वहाँ उसके मतलब जैसे ये पूरा कवर हो गया तो यदि कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है तो लेग हीमोग्लोबिन उसको कैप्चर कर लेगा। तो ये तो जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर जो बैक्टीरियोइड हैं उनको तो एनारोबिक कंडीशन मिल रही है, लेकिन पूरी सेल में एनारोबिक कंडीशन कभी नहीं होगी, क्योंकि नहीं तो फिर कौन ATP बना करके देगा उन्हें, ठीक है। तो ये ATP माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी, तो जहाँ पर हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए थी वहाँ हमने लेग हीमोग्लोबिन डाल करके उसको एनारोबिक कंडीशन में कर दिया। रेस्ट ऑफ सेल जो है वहाँ पर ऑक्सीजन है और वो माइटोकॉन्ड्रिया यूज़ करेगा और ATP सिंथेसाइज करेगा, ATP सिंथेसाइज करके देगा, तो जिसके कारण फिर वो N2 का फिक्सेशन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि नाइट्रोजिनस एंजाइम जो है ठीक है, जो N2 को NH3 में कन्वर्ट कर रहा था, ये सॉरी मुझे पहले आप सभी लोग को मालूम है बट मुझे पहले बताना चाहिए था कि नाइट्रोजिनस एंजाइम जो होता है ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाता, इसलिए ये सारा लेग हीमोग्लोबिन का रोल करवाना पड़ रहा है। सो हमने क्या देखा कि इन बैक्टीरिया के पास नाइट्रोजिनस एंजाइम का सिस्टम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब वो फ्री लिविंग सॉइल में पड़े हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर वो उनका नाइट्रोजिनस एक्टिव नहीं हो सकता था। वो जब इनके अंदर आए तो वहाँ पर उनको ड्यू टू लेग हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम कर रहा है उसने लेग एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करा दी। अब ये N2 फिक्सेशन कर रहे हैं, तो ये N2 और NH3। अब जब नाइट्रोजिनस एंजाइम की बात करते हैं तो नाइट्रोजिनस एंजाइम दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, एक आयरन प्रोटीन और दूसरा मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। मतलब एक सिंगल एंजाइम है, इसके दो पार्ट्स हैं। तो ये जो है ये यहाँ पर ATP जो है ये आयरन, हम देखेंगे अभी आगे चल करके कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ATP की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल है, अब मैं इसको बहुत शॉर्ट में ही ले रही हूँ। पेरिडॉक्सिन जो है, पेरिडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयरन प्रोटीन को,
आयरन प्रोटीन रिड्यूस होगा और वो एटीपी यूज़ करेगा, ठीक है, इस प्रोसेस में एटीपी यूज़ होगी और फिर ये इसको रिड्यूस करेगा मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन को, ठीक है। हम हमेशा बोलते हैं कि नाइट्रोजिनस, अभी भी हमने पढ़ा था जब एलिमेंट का फंक्शन देख रहे थे मॉलिब्डेनम के, कि नाइट्रोजिनस और नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होता है कि ये मॉलिब्डेनम उनका कोफैक्टर के रूप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 जो है आयरन प्रोटीन जिसे हम डाई नाइट्रोजन रिडक्टेस कहते हैं, और दूसरा है मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जिसे हम डाई नाइट्रोजिनेस कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ सबसे पहले फेरेडॉक्सिन ने कंपोनेंट 1 जो जैसे हम डाई नाइट्रोजन रिडक्टेस कह रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉन दिया जो कि रिड्यूस हुआ, और फिर इसने जो कंपोनेंट 1 है वो कंपोनेंट 2 को रिड्यूस किया, और यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर के रूप में कौन प्रेजेंट होता है, नॉर्मली पायरुवेट प्रेजेंट होता है, और वो पायरुवेट से हाइड्रोजन मिलेंगे और ये जो है NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी बिल्कुल एक लाइन में जो हम देखते हैं, नाइट्रोजिनस एंजाइम, दो कंपोनेंट, कंपोनेंट 1 आयरन प्रोटीन जिसे हम डाई नाइट्रोजन रिडक्टेस कहा हमने, दूसरा मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन जिसे हम डाई नाइट्रोजिनेस कह रहे हैं। पहले कंपोनेंट 1 रिड्यूस हुआ, फिर कंपोनेंट 2 रिड्यूस हुआ, देन NH3 का फॉर्मेशन हो गया, ओके। और बाकी की स्टोरी हमने देख ली है कि लेग हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, किस तरीके से इन्फेक्शन थ्रेड बना, सेल वॉल डाइजेस्ट की गई, और मतलब केमिकल कम्युनिकेशन यहाँ पर भी होगा। देखो यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, तो जब इसमें इन्फेक्शन स्टार्ट करेंगे तो कुछ केमिकल का सिक्रेशन रूट हेयर करेगी और ये केमिकल डायलॉग होगा, और उसके बाद एक तरीके से सेल वॉल डाइजेस्ट होगी, इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, इन्फेक्शन थ्रेड पहुँचेगा कॉर्टिकल सेल में, और कॉर्टिकल सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे बैक्टीरियाज, ठीक है, और फिर वहाँ पर वो बैक्टीरियोइड में कन्वर्ट होंगे, फिर उनके चारों ओर लेग हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। अब लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन जो है बैक्टीरिया नहीं करता है, बल्कि होस्ट सेल दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट या एल्नस जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है फ्रैंकिया के केस में वो करेंगे, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में लेते हैं, जो NCERT कह रही है वो लेते हैं। एक चीज़ और ले लो, ठीक है। अब हमने यहाँ तक देख लिया था कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। अब अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है, तो इसको हमें इमीडिएटली इस अमोनिया का यूज़ हम एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में कर लेते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड मतलब हमें इसको सीधे इससे एमिन ग्रुप निकाल करके हम एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसमें क्या रहता है, अमोनिया जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ये प्रोटोनेट होकर के अमोनियम आयन के रूप में है, और यहाँ पर NADPH, ठीक है। तो ये अल्फा कीटोग्लूटारिक अमीन ग्रुप मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामिक एसिड में, ठीक है। अब ये ग्लूटामिक एसिड फिर जब इसने ले लिया, अमीन ग्रुप ले लिया, अब ये ग्लूटामिक एसिड दूसरे एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा और उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता जाएगा। मतलब सीधे से कुल मिलाकर के ये जो इसके पास एमिन ग्रुप है वो दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स को ट्रांसफ़र करके अमीनो एसिड प्रोड्यूस करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अमोनिया बना नाइट्रोजन फिक्सेशन से, उसको सेल के अंदर ही तुरंत उसका मतलब एक रिएक्शन होगी रिडक्टिव एमिनेशन। तो रिडक्टिव एमिनेशन आप लोगों को और अच्छे से मालूम है कि जिसमें कार्बोनिल ग्रुप को अमीन ग्रुप में चेंज कर दिया जाता है। तो ये इस प्रोसेस पे अमोनिया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और जो अमोनियम NH4 है उससे NH2 निकल करके कीटोग्लूटारिक एसिड को दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्लूटामिक एसिड के पास अमीन ग्रुप है, ये अमीन ग्रुप अब वो दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स को देता जाएगा और एमिनो एसिड्स बनते जाएंगे। ट्रांजिशन होगा इस ग्लूटारिक एसिड से एमिन ग्रुप जो है दूसरों को सप्लाई करने का काम वो खुद लेगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनेगा और अमीन ग्रुप को दूसरों को देता जाएगा। तो दैट इज ट्रांसएमिनेशन। अब यहाँ पर ये होता है जो अमीनो जैसे ग्लूटामिक एसिड है और एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो एक एक मतलब जो अमीन ग्रुप है इनमें इनको एक एक अमीन ग्रुप और दे दिया जाता है और ये अमाइड्स में चेंज हो जाएंगे। तो अमाइड्स हुआ और सोयाबीन में यूराइड्स बनते हैं, UREI
DES। ठीक है, तो अमाइड्स और यूराइड्स में यदि हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो कार्बन के कंपैरिजन में N2 जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, अधिक होता है। और ये आइदर इट इज अमाइड्स या यूराइड्स, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो जाइलम के थ्रू होता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं क्या लिखता है ये NCERT। ठीक है, nodule formation involve a sequence of multiple interaction between rhizobium and root of the host plant. Then principal stage in the nodule formation are summarized as follow। यहाँ पर रूट हेयर है, ये लैक्टिन्स हैं। ठीक है, और सेल सिग्नलिंग का काम करते हैं जो कि, और फिर उसके बाद लेग्यूम रूट है, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया आया और इस तरीके से लीफ कर्ल का रूट कर्ल का फॉर्मेशन होगा और एक इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, और ये सपोज कॉर्टिकल सेल है उसके अंदर चला जाएगा। इसको यहाँ इसका रास्ता ऐसे कराते हैं। ठीक है, तो कॉर्टिकल सेल के अंदर जाएगा, फिर वहाँ वो मल्टीप्लाई होगा। Rhizobia multiplied and colonize the surrounding of root and get attached to epidermal and root hair cell. The root hair curl and the bacteria invade the root hair. An infection thread is produced carrying the bacteria into the cortex of the root. ठीक है, where they initiate the nodule formation. जब वो कॉर्टेक्स में पहुंच जाते हैं तो कॉर्टेक्स सेल को डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, मतलब कॉर्टेक्स सेल में डिवाइड होना शुरू हो जाती हैं, डिफरेंशिएट हो जाएंगी कुल मिलाकर के। Then the bacteria are released from the thread into the cell, कॉर्टिकल सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर रिलीज कर दिए जाते हैं राइजोबियम, और विच लीड टू द डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल। जब वो अंदर रिलीज हो जाते हैं तो ये कॉर्टिकल सेल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन सेल के रूप में चेंज हो जाएगी। द नोड्यूल दस फॉर्म्ड एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट वेस्कुलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो द नोड्यूल दस फॉर्म्ड, उसमें वेस्कुलर कनेक्शन डायरेक्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि जो ग्लूटामिक एसिड बना है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अमोनिया बना वो सेल के अंदर ही इसमें चेंज हो जा रहा है रिडक्टिव एमिनेशन की प्रोसेस के थ्रू ग्लूटारिक एसिड में। तो कॉर्टिकल सेल्स को डायरेक्ट वेस्कुलर सप्लाई दी जाती है कि भाई आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको सीधे फिर हम जाइलम से ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, देन यही चीज, अब ये इमेज देख लो, ये NCERT की है। ए इमेज, राइजोबियम बैक्टीरिया कॉन्टेक्ट अ ससेप्टेबल रूट हेयर डिवाइड नियर इट, ये यहाँ पे ये वाली। ठीक है, फिर उसके बाद सक्सेसफुल इन्फेक्शन ऑफ द रूट हेयर कॉजेज इट टू कर्ल, ये कर्लिंग देखने को मिल रही है। देन इन्फेक्टेड थ्रेड कैरीज द बैक्टीरिया टू द इनर कॉर्टेक्स, ये एक क्वेश्चन होगा, आउटर कॉर्टेक्स की इनर कॉर्टेक्स। द बैक्टीरिया get modified into rod shaped bacteroids, ठीक है, rod shaped bacteroid and cause inner cortical and pericycle cell to divide. Division and growth of cortical and pericycle cell lead to nodule formation. यहाँ pericycle भी ऐड करो। A mature nodule is complete with vascular tissue continuous with those with the root। ठीक है, हमने अभी देखा कि उनको एक वेस्कुलर सप्लाई भी प्रोवाइड कराई जाएगी कि जो ग्लूटामिक एसिड वो बनेगा रिडक्टिव एमिनेशन से वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए। द नोड्यूल कंटेन ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट सच एज द एंजाइम नाइट्रोजिनेस एंड लेग हीमोग्लोबिन। इसके अलावा भी जो भी चाहिए उनको, लाइक पायरुवेट चाहिए उनको, फेरिडॉक्सिन चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में, वहाँ वो सब चीज़ें, वो सारे मेटाबोलाइट्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। The enzyme nitrogenase is a molybdenum iron protein and catalyze the conversion of atmospheric nitrogen to ammonia. Ammonia is the first stable product of nitrogen fixation. अब ये देख लो यहाँ पर सबस्ट्रेट, ये नाइट्रोजिनेस है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन फिक्स हुआ। ठीक है, तो पहले यहाँ पर ये जो बाइंडिंग ऑफ नाइट्रोजन है, तब यहाँ पर हमें 3 नाइट्रोजन बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। फिर इसका पहला स्टेप में रिडक्शन हुआ तो 2 H जुड़ गए, तो ये 2 नाइट्रोजन बॉन्ड हो गए क्योंकि तीसरा ये आ गया। फिर उसके बाद फिर रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ये एक नाइट्रोजन बॉन्ड हो गया और एक मतलब 1 2 3 1 2 3। ठीक है, देन फिर हुआ तो ये NH3 और ये एक मॉलिक्यूल NH3 का बनना हुआ, और ये NH3 फिर रिलीज, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया और एंजाइम अलग हो गया। ठीक है, तो स्टेप वाइज रिडक्शन होता है, एक एक कोवेलेंट बॉन्ड कम होता जाएगा और जब NH3 बनेगा तो वहां पर
एंड दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में वो अलग अलग हो चुके होते हैं। ठीक है, देन द रिएक्शन, यहाँ पर देखो हमने बात की थी कि एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 प्रोटॉन चाहिए और 16 एटीपी चाहिए। तो एक नाइट्रोजन, एक अमोनिया मॉलिक्यूल बनने के लिए कितना चाहिए? 8 चाहिए, 8 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ देखो हमने 2 NH3 बनाया है, तो 2 NH3 के लिए 16 एटीपी, तो एक NH3 के लिए 8 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि हम उस सेल में एनारोबिकली एनवायरनमेंट कंप्लीटली बना देंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एटीपी बनाएगा? ओके, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दीज माइक्रोब्स लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन, लेकिन उस समय वो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते हैं। ठीक है, एंड वेयर नाइट्रोजिनस इज नॉट ऑपरेशनल बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट दे बिकम एनारोबिक। ठीक है, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन, मतलब वो खुद भी एनारोबिकली रेस्पायर करना, पहले एरोबिक हैं और जब सेल के अंदर गए तो एनारोबिकली हो गए। ठीक है, तो द एंजाइम नाइट्रोजिनस इज हाईली सेंसिटिव टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन। द नोड्यूल हैव एडेप्टेशन टू इंश्योर दैट द एंजाइम इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीजन। टू प्रोटेक्ट दिस एंजाइम द नोड्यूल कंटेन एन ऑक्सीजन स्कैवेंजर दैट इज लेग हीमोग्लोबिन, और लेग हीमोग्लोबिन होस्ट प्लांट बनाता है। इन द अबव रिएक्शन द अमोनिया सिंथेसिस बाय नाइट्रोजिनस रिक्वायर अ वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी, दैट इज फॉर ईच अमोनिया मॉलिक्यूल देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ 8 एटीपी मॉलिक्यूल। द एनर्जी रिक्वायर्ड दिस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेस्पिरेशन ऑफ द होस्ट सेल। ठीक है, देन फेट ऑफ अमोनिया, जैसे ही अमोनिया बना टॉक्सिक है, हमें उसको तुरंत एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना है। At physiological pH the ammonia is protonated to form ammonium ion के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटॉन ऐड हो जाएगा कुल मिलाकर के और वो अमोनियम में कन्वर्ट हो गया। While most of the plant can assimilate nitrogenase as well as ammonium ion। ठीक है, the latter is ammonium ion जो है टॉक्सिक होता है, hence cannot accumulate in them। सेल के अंदर हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते हैं, तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यही चीज बताएगा। How the NH4 is used to synthesize amino acid in plant? There are two main way in which this can be taken place: reductive amination and transamination. Reductive amination, that is conversion of carbonyl group into amine. In this process, ammonia react with alpha. Ammonia जो है react करेगी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अमोनिया और NADPH। ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा और ग्लूटामेट वाटर मॉलिक्यूल और NADPH ये बन जाएंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है रिडक्टिव एमिनेशन में क्या हुआ, इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट विथ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, एंड फॉर्म ग्लूटामिक एसिड एज इंडिकेटेड इन द इक्वेटिक गिवन बिलो। क्लियर? तो एंजाइम याद रखना है, ये रिएक्शन भी पूरी अच्छे से याद रखना है। यहाँ जो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया दैट इज वो NADPH के रूप में होगा। NADH में कंफ्यूज नहीं होना, वो NADPH हो। देन इट इन्वॉल्व द ट्रांसएमिनेशन, फिर इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड, जैसे ग्लूटामिक एसिड बना उससे एमिन ग्रुप का ट्रांसफर दूसरा कीटो एसिड के कीटो ग्रुप को कर दिया जाएगा। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड फ्रॉम विच द ट्रांसफर ऑफ अमीन ग्रुप टेक प्लेस, कुल मिलाकर के। देन ये रिएक्शन है, ये एमिनो डोनर हो गया। ठीक है, ये इसको ले लो ग्लूटामिक एसिड, दूसरा कोई कीटो एसिड है यहाँ पर बना, ये इसमें इसका ये मतलब कुल मिलाकर के ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया। तो इस तरीके से एमिनो नए एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जो भी नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड दूसरे कीटो एसिड से रिएक्ट करके उन्हें एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता जाता है। फिर जो दूसरा मैंने यूराइड्स और उसका बताया था, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन फाउंड इन प्लांट आर ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन। दे आर फॉर्म फ्रॉम टू अमीनो एसिड नेमली एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ये दो एमाइड्स, ये इन एमिनो एसिड से एमाइड्स बने हैं, एस्पार्जिन एंड ग्लूटामिन। ठीक है, वो एसिड नहीं है, एमाइड्स हैं, ग्लूटामिन और एस्पार्जिन। अब अमीनो एसिड नहीं है, मतलब रिस्पेक्टिवली बाय एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप टू एच। एक तो था ही, पहले ही था, और भी उनमें अमीनो ग्रुप को ऐड कर दिया गया, तो एक और अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया गया, तो ऑब्वियसली अमाइड्स में नाइट्रोजन अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा।
द हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ द एसिड इज रिप्लेसेबल बाय अनदर। हाइड्रोक्सिल, जो भी अमीनो एसिड का हाइड्रोक्सिल पार्ट है वो दूसरे अमीनो ग्रुप से ट्रांसफर कर दिया जाता है और इस तरीके से एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एमाइड्स जो हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने पहले भी पढ़ा है कि जाइलम में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक सल्फर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन जो है हम जाइलम वेसल्स से देखेंगे। इन एडिशन अलॉन्ग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, हाँ अब जब बन गए तो और जाइलम में पहुंच गए तो ट्रांसपिरेशन पुल से ये पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। दीज कंपाउंड ऑल्सो हैव अ पर्टिकुलर हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, ठीक है। और ऐसे ही बिल्कुल फिर यूराइड्स के लिए भी आप, हाँ, इन एडिशन अलॉन्ग विद द ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम द नोड्यूल ऑफ सम प्लांट, सोयाबीन भी लेग्यूमिनेसी फैमिली में है, वो क्या बनाते हैं, यूराइड्स बनाते हैं। तो यूराइड्स और अमाइड्स जो होते हैं उनमें कार्बन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन ज़्यादा, नाइट्रोजन का रेशियो अधिक होता है। तो ये चीज़ें हैं, दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, तो हमने कुल मिलाकर के देखा किस तरीके से मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन से अमोनिया और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, देन नाइट्रेट को फिर कन्वर्ट किया, अमोनिया को नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, फिर वो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया, नाइट्रेट को प्लांट ने अब्जॉर्ब किया, प्लांट से एनिमल के बायोमास में पहुंचा, फिर जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है वो अमोनिफिकेशन के थ्रू अमोनिया में बदली और अमोनिया को फिर कुछ अमोनिया एटमॉस्फेयर में चली गई और कुछ और मैक्सिमम अमोनिया जो है फिर से ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। कुछ डीनाइट्रिफिकेंस बैक्टीरियाज होते हैं जो ये अमोनिया हुआ या जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हुआ है उनसे सीधे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को रिलीज करके उसे एटमॉस्फेयर में पहुंचा देते हैं। तो ये था हमारा मिनरल न्यूट्रिशन का चैप्टर। ओके, थैंक यू, टेक केयर।